CBSE क्लास 12 फिज़िक्स। हम फिज़िक्स के PYQs करेंगे 2010 से 2023। और आज का हमारा जो चैप्टर रहेगा वो चैप्टर हमारा रहेगा एटम्स, है ना। तो ये हम लोग CBSE के लिए कर रहे हैं, लेकिन आज से ही हम लोग एटम्स के JEE मेंस प्रीवियस ईयर्स भी शुरू करेंगे। तो आप क्या कर सकते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो आप करिएगा ही, है ना। हम लोग टॉपिक वाइज करेंगे NCERT का, तो आप NCERT रीडिंग करिएगा, है ना। बेसिक अंडरस्टैंडिंग वहाँ से आप ले लीजिएगा, एडिशनल इन्फॉर्मेशन और एडिशनल सोर्सेज से भी आप इन्फॉर्मेशंस लेते रहिएगा, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग सिर्फ क्वेश्चंस करेंगे। तो आप क्या कर सकते हैं, CBSE PYQs अभी हम लोग धीरे धीरे थोड़े थोड़े क्वेश्चंस करके करेंगे हर वीडियो में, जैसे हम करते हैं। और मेंस के भी आज से हम शुरू करें, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, तो आप इसको देखकर मेंस के भी कुछ कुछ क्वेश्चंस टॉपिक वाइज हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जो CBSE बोर्ड के कॉन्सेप्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा रिलेटेड है मेंस से। मेंस थोड़ा एडवांस है, लेकिन फिर भी आप अच्छे से रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। फिर एडवांस के लिए आपको थोड़ा और डेप्थ में जाना होगा, लेकिन आप बोर्ड के साथ साथ मेंस की तैयारी बिल्कुल करिएगा, है ना। ये सही रहेगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर एटम्स के जो क्वेश्चंस है जो प्रीवियस ईयर्स में आए हैं वो देख सकते हैं, और ये क्वेश्चंस बहुत रिलेटेड है मेंस से, इस चैप्टर के, है ना। और वैसे भी अगर आप जनरल वे में देखें तो हर चैप्टर के जो क्वेश्चंस होते हैं NCERT वो बहुत ज़्यादा रिलेटेड होती है मेंस के लिए, तो आप इन दोनों को फॉलो कर सकते हैं। तो एटम्स देखकर आप प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा, वहाँ पर आपको JEE मेंस एटम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएंगे, आप वहाँ से कंटिन्यू कर सकते हैं। तो इस वीडियो से हम लोग शुरू करते हैं एटम्स के क्वेश्चंस। तो इसमें बेसिकली तो दो ही टॉपिक हैं, रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एन एटम और टॉपिक 2 लाइन स्पेक्ट्रा और बोर्स एटॉमिक मॉडल, ठीक है, या बोर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा, मतलब ऐसे करके एक टॉपिक है जिसमें बोर ने एक्सप्लेन किया था लाइन स्पेक्ट्रा के बारे में, ठीक है। उन्होंने रदरफोर्ड मॉडल को ही थोड़ा सा मॉडिफाई किया था, ठीक है, और उनके और पॉस्टुलेट्स उसमें ऐड किए थे, जिससे उन्होंने लाइन स्पेक्ट्रा और एटम के बारे में बताया था। तो बोर्स मॉडल और लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन ये टॉपिक 2 है। इसमें क्या होता है कि इसमें आपके फिर अलग अलग टॉपिक्स है, देख जैसे एक पूरा टॉपिक पॉस्टुलेट्स का है, ठीक है, उन्होंने क्या क्या पॉस्टुलेट माने, और उसके बाद आपका क्या है कि पॉस्टुलेट्स में डिफरेंट फार्मूलाज हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रेडियस का फार्मूला है, आपका एनर्जी का फार्मूला है, ठीक है। फिर आपका सीरीज आता है लाइन स्पेक्ट्रम में, बाल्मर सीरीज, पास्कल सीरीज, ठीक है। और उसके बाद आपका एक टॉपिक और आता है डी ब्रॉगलीज जो रिलेशन है, ठीक है, उसके बारे में। तो ऐसे करके कुछ सब टॉपिक्स है, लेकिन दो जो मेन टॉपिक हैं, या तीन आप मान सकते हैं, एक तो आपका रदरफोर्ड्स मॉडल, दूसरा बोर मॉडल एंड हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा, और तीसरा डी ब्रॉगली आप मान सकते हैं, ठीक है। तो ये तीन टॉपिक है, इसमें भी दो मेजर टॉपिक हैं आपके, रदरफोर्ड मॉडल और बोर्स मॉडल एंड हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा। तो ये दो टॉपिक से क्वेश्चंस आए हैं, और आपके मेंस में भी इन दोनों टॉपिक से बहुत क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है। और बेसिकली पूरे चैप्टर में यही दो मेजर टॉपिक्स हैं। तो टॉपिक डिवीजन हम लोग देखेंगे और NCERT के हिसाब से आगे बढ़ेंगे। हम लोग टॉपिक 1 से शुरू करते हैं, जो कि है रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एन एटम। पहला क्वेश्चन क्या है, इन द अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तो रदरफोर्ड्स मॉडल में अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट को हमें अच्छे से पढ़ना है। तो इन द अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट द शेप ऑफ द ट्रेजेक्टरी ऑफ द स्कैटर्ड अल्फा पार्टिकल्स डिपेंड ऑन। तो जो शेप है ट्रेजेक्टरी का, ठीक है, क्योंकि कुछ बाउंस बैक हो जाते हैं पूरी तरह, ठीक है, पूरी तरह अपना डायरेक्शन रिवर्स कर लेते हैं, पर वो बहुत ही कम होते हैं। कुछ डायरेक्ट पास कर जाते हैं, कुछ थोड़े से डिविएट हो जाते हैं, क्योंकि अल्फा पार्टिकल्स क्या होता है He2+, तो हीलियम न्यूक्लियाई होता है, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो जो ट्रेजेक्टरी होता है वो अल्फा पार्टिकल का, वो ट्रेजेक्टरी किस पर डिपेंड करता है, पहला ओनली इम्पैक्ट पैरामीटर, ठीक है, इम्पैक्ट पैरामीटर, एंगल ऑफ स्कैटरिंग, ठीक है, तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, ये सब कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं, ये आप NCERT में दिए हुए अच्छे से एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग लीजिएगा, और मेंस में भी हो जाएगा, इसमें भी हो जाएगा। तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग के साथ आप आगे बढ़िएगा, ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे अभी, है ना। ओनली इम्पैक्ट पैरामीटर, ओनली ऑन द सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, डिफरेंट सोर्सेज से अल्फा पार्टिकल्स होता है, जैसे यूरेनियम रिलीज़ करता है जनरली रेडियो एक्टिवली जब वो डिके करता है, और भी एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो क्या सोर्स पे डिपेंड करता है, और ओनली लिखा हुआ है, ये सब वर्ड्स आप ध्यान रखिएगा। बोथ इम्पैक्ट पैरामीटर एंड सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, दोनों पे डिपेंड करता है ट्रेजेक्टरी, या फिर इम्पैक्ट पैरामीटर एंड द
स्क्रीन मटेरियल ऑफ द डिटेक्टर, वहाँ एक स्क्रीन होती है, ठीक है, तो उस पर जो आपका फ्लैश ऑफ लाइट होता है, जो स्क्रीन मटेरियल होता है क्या उस पर भी डिपेंड करता है। तो ये 4 ऑप्शन आपके पास है। यह क्वेश्चन ऑल इंडिया 2020 में 1 मार्क का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो द शेप ऑफ ट्रेजेक्ट्री ऑफ द स्कैटर्ड अल्फा पार्टिकल्स इन द अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट डिपेंड अपॉन ओनली इम्पैक्ट पैरामीटर। तो वो सिर्फ और सिर्फ इम्पैक्ट पैरामीटर पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, इम्पैक्ट पैरामीटर, ठीक है। तो आप ए लिख दीजिएगा और पूरा लिखिएगा, है ना, ऐसा नहीं कि सिर्फ ए लिखे या ओनली इम्पैक्ट पैरामीटर। आप कोशिश करिएगा पूरा लाइन, पूरा सेंटेंस का फॉर्मेशन करके आप बोर्ड में लिखें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा एसर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन है। ये सिर्फ 1 मार्क का क्वेश्चन है, एक जनरल क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। एसर्शन क्या बोल रहा है कि मोस्ट ऑफ एन एटम इज एन एम्प्टी स्पेस। एटम का मैक्सिमम स्पेस जो होता है वो एम्प्टी होता है। रीज़न क्या है, फ्रॉम रदरफोर्ड्स एक्सपेरिमेंट साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज 10 to the power -10 मीटर एंड फ्रॉम काइनेटिक थ्योरी साइज ऑफ द एटम इज 10 to the power -15 मीटर, ठीक है। तो दोनों के साइज में साइज बताया गया और ये रीज़न दिया हुआ है, ठीक है। 1 मार्क का क्वेश्चन है, एक बार आप इसको पढ़िए, है ना, बहुत ही ध्यान से हमें पढ़ना है। जैसे यहाँ पर ओनली शब्द था, तो ये सब शब्द में कन्फ्यूजन हो सकता है, और हर जगह चाहे आप फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ्स हो, बायोलॉजी हो, हर जगह आप इन सब टेक्निकल वर्ड्स पे ध्यान दीजिएगा। टेक्निकल वर्ड्स नहीं है, सिंपल वर्ड्स है, लेकिन फिर भी टेक्निकल डेफिनेशन में ये चेंज ला सकते हैं, ठीक है। तो एक बार आप इस क्वेश्चन को बनाइए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमें पता है कि एटम का जो मोस्ट ऑफ द स्पेस होता है वो एम्प्टी होता है, तो एसर्शन तो सही है। अब यहाँ पर जो रीज़न है उसमें भी हमें पता है कि 10 to the power -15 मीटर, 10 to the power -10 मीटर, ये सब कुछ डायमेंशंस हैं, ठीक है। ये सब कुछ एटम कितना बड़ा है, न्यूक्लियस कितना बड़ा है, इन सब के मेजर है। लेकिन ध्यान से देखना है किसका मेजर क्या है। यहाँ पर अगर हम लोग ध्यान दें तो बोला गया है कि रदरफोर्ड्स एक्सपेरिमेंट से साइज ऑफ द न्यूक्लियस 10 to the power -10 मीटर है और साइज ऑफ एटम 10 to the power -15 मीटर है। अगर आप देखें तो ये ऑपोजिट हो गया, क्यों, क्योंकि 10 to the power -15 मतलब 1/10 to the power 15 ये छोटा होगा और ये बड़ा है, और साइज ऑफ द न्यूक्लियस बड़ा नहीं हो सकता है, साइज ऑफ द न्यूक्लियस तो बहुत छोटा होगा, ठीक है। तो यहाँ ऑपोजिट हो गया, तो यहाँ पर रीज़न आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हम लोग देखते हैं कि एसर्शन इज करेक्ट बट रीज़न इज इनकरेक्ट। रदरफोर्ड्स एक्सपेरिमेंट सजेस्टेड द, यहाँ पर 2 बार द आ गया तो हमें ध्यान देखना है, सजेस्टेड द, ठीक है, या फिर आप इसको दैट होगा शायद, यहाँ सजेस्टेड दैट, तो हमें ध्यान देना है लैंग्वेज पर ना। बोर्ड में कोशिश करेंगे ओवर राइटिंग या कट कम से कम हो। रदरफोर्ड्स एक्सपेरिमेंट सजेस्टेड दैट द साइज ऑफ न्यूक्लियस टू बी सजेस्टेड द, है ना, तो यहाँ दैट नहीं होगा। अगर हम लोग लैंग्वेज देखें तो यहाँ पर द होगा। रदरफोर्ड्स एक्सपेरिमेंट सजेस्टेड द साइज ऑफ न्यूक्लियस टू बी अबाउट 10 to the power -15 to 10 to the power -14 मीटर। नहीं जनरल है, पर क्योंकि क्वेश्चन में 10 to the power -15 लिया है तो आप चाहें तो इसको हटा भी सकते हैं, ओके। तो जो न्यूक्लियस का साइज़ है वो 10 to the power -15 मीटर है के आसपास है, या 10 to the power -15 मीटर, और काइनेटिक थ्योरी से साइज ऑफ द एटम पता चला 10 to the power -10 मीटर। अब ये सही है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं बहुत डिफरेंस है, ठीक है, 10 power 5 का। तो जो मैक्सिमम स्पेस होती है वो क्या होती है, एम्प्टी होती है ना। तो एसर्शन से ये रीज़न गलत है। और यहाँ पर 4 वही ऑप्शन है, ए इज़ करेक्ट एंड आर इज़ करेक्ट, आर इज़ करेक्ट एक्सप्लेनेशन। दूसरा ए इज़ करेक्ट, आर इज़ करेक्ट बट आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तीसरा ए इज़ करेक्ट, आर इज़ अनकरेक्ट, और चौथा ए इज़ इनकरेक्ट, आर इज़ करेक्ट, या कभी कभी ए एंड आर बोथ आर इनकरेक्ट, ऐसे भी ऑप्शन रहते हैं। पर जनरल ऑप्शन है तो मैंने यहाँ ऑप्शंस नहीं दिए, ठीक है। तो आपका सी हो जाएगा, वो ऑप्शंस रहते हैं पेपर में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, एसर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन है, 1 मार्क का क्वेश्चन है। एसर्शन क्या है, इफ़ द इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम वर स्टेशनरी देन दे वुड फॉल इनटू द न्यूक्लियस। अगर जो इलेक्ट्रॉन्स है हमें पता है वो रिवॉल्व करते हैं, ठीक है, क्लासिकल मॉडल के अनुसार, तो वो रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। जो बोर्स मॉडल था उसमें भी उन्हें रिवॉल्विंग माना गया है, ठीक है, डिस्क्रीट ऑर्बिट्स पर में। तो वो जो इलेक्ट्रॉन्स है हमें पता है रिवॉल्व करते हैं, पर यहाँ बोला गया है कि इफ़, अगर वो इलेक्ट्रॉन्स स्टेशनरी रहते, रिवॉल्व नहीं करते, देन दे वुड फॉल इनटू द न्यूक्लियस, तो वो न्यूक्लियस में फॉल कर जाते हैं, ठीक है। ये एसर्शन है। रीज़न क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्ट्स बिटवीन नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉजिटिव न्यूक्लियस।
तो यहाँ बोला गया वो फॉल इसलिए करते क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता, जिसके कारण न्यूक्लियस पुल करता। तो ये हमारे पास असर्शन और रीज़न दिया हुआ है, 1 मार्क का क्वेश्चन है। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर हमारे पास आंसर में क्या हो जाएगा, बोथ असर्शन एंड रीज़न आर करेक्ट एंड रीज़न आर। अब यहाँ पर कहीं आर तो ऐसे दिया नहीं है, कहीं कहीं ब्रैकेट में दिया रहता है, तो आप चाहते तो पूरा लिख सकते थे क्योंकि असर्शन को ए से रिप्रेजेंट नहीं किया गया है, ठीक है। पर फिर भी मैंने ए और आर लिख दिया, समझ में आ जाएगा। तो बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, वो जब रिवॉल्व करते हैं तो ये जो रिवॉल्व करते हैं तो इनको जो आपको सेंट्रीपिटल फोर्स मिलता है रिवॉल्व करने का, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, तो वो रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग यहाँ देखें कि अगर यहाँ स्टेशनरी होते तो यहाँ पर ये पूरी ऐसे लगता सेंटर की तरफ, पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। और यहाँ पर इसको बैलेंस करने के लिए कोई फोर्स नहीं है, तो अगर इसको कोई बैलेंस करने के लिए कोई फोर्स नहीं है तो ये मोशन फोर्स की डायरेक्शन में, नेट फोर्स की डायरेक्शन में करेगा और ये क्या करेगा, कोलैप्स कर जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण, है ना, फॉल इनटू द न्यूक्लियस। तो असर्शन भी सही है, रीज़न भी सही है, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण वो न्यूक्लियस की तरफ चलता जाएगा और फॉल कर जाएगा। तो यहाँ पर आपका आंसर ए हो जाएगा, आप पूरा लिखिएगा, बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। ये थोड़ा लैंग्वेज क्वेश्चन है पर 1 मार्क का है, तो मार्क के हिसाब से भी मैं एक आंसर लिखूंगा, तो आप उसको आराम से मॉडिफाई कर सकते हैं अपने लैंग्वेज मार्क्स के अनुसार, या कुछ आपको लगे इसको हटाना चाहिए, इसको जोड़ देना चाहिए, तो बिल्कुल आप उसको करके अपना आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज़ द वाई इज़ द क्लासिकल मॉडल। जनरली रदरफोर्ड मॉडल को क्लासिकल मॉडल बोल जाता है क्योंकि वो सबसे पहले दिया, थॉमसन मॉडल भी दिया गया था पर ये बहुत अच्छे से डिटेल में एक्सपेरिमेंट के साथ दिया हुआ था बहुत पहले। तो ये लगभग 1911 के आसपास दिया हुआ था। प्रपोज तो पहले किया था रदरफोर्ड ने, लेकिन फिर जब एक्सपेरिमेंट किया था तो फिर वो थोड़ा लेट हुआ था, ठीक है, अंडर द गाइडेंस ऑफ रदरफोर्ड। तो वो जो एक्सपेरिमेंट है वो लगभग 1910-1911 के आसपास ये हुआ था, ठीक है, पता किया गया था एक्सपेरिमेंट से, तो इसे क्लासिकल मॉडल भी कहा जाता है। तो वाई इज़ द क्लासिकल मॉडल फॉर एन एटम ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटिंग अराउंड द न्यूक्लियस नॉट एबल टू एक्सप्लेन द एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है। तो इस मॉडल को आप क्लासिकल मॉडल भी बोल सकते हैं, रदरफोर्ड मॉडल, या फिर एक और टर्म आता है गाइगर मार्सडेन एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो गाइगर और मार्सडेन ने एक्सपेरिमेंट किया था, ये गोल्ड फॉइल वाला स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट अंडर द गाइडेंस ऑफ रदरफोर्ड। तो यहाँ पर गाइगर मार्सडेन एक्सपेरिमेंट भी बोला जाता है, ठीक है। तो ये तीनों का आप ध्यान रखिएगा, टर्म्स का बहुत ध्यान रखिएगा। तो वाई इज़ द क्लासिकल रदरफोर्ड मॉडल for an atom of electron orbiting around the nucleus not able to explain the atomic structure। यह क्वेश्चन दिल्ली 2012 में 1 मार्क आया था। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और अलग अलग तरह से लैंग्वेज में इसे पूछा जाता है, ठीक है, और पूछा गया भी है, पूछा जा भी सकता है। तो एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा। अगली वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 से कंटिन्यू करेंगे और धीरे धीरे इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे।